अपने आप को बताते हैं कि ठेके के प्रोफेसर हैं। सबसे बड़ी बात इनके साथ है कि बहुत बेबाकी, सच्चाई और साहस के साथ बोलते हैं और इसी साहस की वजह से उसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। 14 साल पढ़ाने के बाद भी दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्हें बाहर कर दिया गया। क्या उस किताब का नाम ये हो सकता था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की डायरी? उसका नाम प्रोफेसर की डायरी क्यों है, डायरी क्यों है, ये भी उसमें जवाब है। और प्रोफेसर की क्यों है, क्योंकि जब वो डायरी लिखी जा रही थी तब तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था। डॉक्टर लक्ष्मण यादव असिस्टेंट प्रोफेसर ब्रैकेट में एडहॉक। बहुत सारे लोगों को तो मैंने सुना वो कहते हैं कि अरे वो तो प्रोफेसर ही नहीं था। किसी सामाजिक मंच पर जाता हूँ तो संचालक मुझे कहते हुए बुलाता है कि अब प्रोफेसर लक्ष्मण यादव आपने अपने बीच में आपकी बात, तो वो तमगा कौन छीन सकता है? ये समाज और जनता देती है। लोग ये बोलते हैं कि आप जिस समुदाय से आते हैं वो कहीं न कहीं डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन से उस तरह नहीं जुड़ा रहा है। दुनिया भर में गैर बराबरी है, लेकिन गरीब अमीर की गैर बराबरी या कहीं कहीं रंग भेद, नस्ल भेद जिसे कहते हैं, ऐसी गैर बराबरी आप कहीं नहीं देखेंगे कि आप चेहरे से ना पहचान पाएं, जाति से पहचान जाएं कि कौन ऊंचे होगा कौन नीचे होगा। उनको गाली कौन दे रहा था? मुसलमान। बाबर ने लिखवाई गाली, हुमायूं ने लिखवाई कि औरंगजेब ने लिखवाई, या अंग्रेजों ने दे दी। अहिर गंडरिया पासी तीनों सत्यानाशी। किसकी घुटने में बुद्धि, किसकी 12 बजे खुलती है, कौन क्या है, कौन आगे आ जाए तो जतरा बिगड़ जाता है। क्या क्या नहीं हुआ इस देश में। इनमें BA पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे। आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरिया की माँ, और उसके बाद गाली। BBC रिपोर्ट दे रही है कि महाकुंभ में 82 लोगों को मारे जाने का सबूत, सरकार 30 कह रही है। तुम संत हो ना, तो संत सब कई बार वहां सवाल उठा रहे थे कि गड़बड़ हो रहा है, राजनीति धर्म में हस्तक्षेप कर रही है। तुम बोले, ये बागेश्वर धाम वाला एक बार भी बोला। ये सारे बीजेपी के एजेंट हैं, इसलिए मैंने 3 सैंपल दे दिए। अखिलेश यादव जहां कह रहे हैं, कमाल की बात है, इस देश के बहुजनों की बात है जो अखिलेश यादव कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं परमिंदर अंबर, टॉक विद परमिंदर में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ जाने माने चिंतक, विचारक और इस दौर की सबसे चर्चित किताब लिखने वाले एक प्रोफेसर की डायरी। हम लोग एक साहित्य की डायरी पढ़ते हैं तो हमेशा एक प्रोफेसर की डायरी के नाम से जानते हैं, लेकिन प्रोफेसर की डायरी के नाम से बेस्ट सेलर एक किताब लिखी गई और इस साल आप सबने उस किताब को पढ़ा होगा, देखा होगा। अपने आप को बताते हैं कि ठेके के प्रोफेसर हैं और सबसे बड़ी बात इनके साथ है कि बहुत बेबाकी, सच्चाई और साहस के साथ बोलते हैं और इसी साहस की वजह से उसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। 14 साल पढ़ाने के बाद भी दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्हें बाहर कर दिया गया और ये सब पूरा देश देखता रहा। मैं लक्ष्मण जी का ये बहु प्रतीक्षित, मैं कह सकता हूँ कि हम सब बहुत समय से ये सोच रहे थे कि इनके साथ एक पॉडकास्ट किया जाए। तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद परमिंदर। और मेरा पहला ही सवाल ये है कि आप आजमगढ़ से आते हैं, ये जो आंदोलन की एक जो ज़मीन है, आप पहली पीढ़ी के व्यक्ति हैं जो आंदोलन में शामिल हैं, या फिर आपके परिवार में भी ऐसा कोई इतिहास है जो आंदोलन से जुड़ा रहा है? मैं जैसा जानता हूं कि आपका परिवार भी इस तरह का है कि आंदोलनकारी उसमें लोग रहे, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा पृष्ठभूमि उसकी बताएं आजमगढ़। सबसे पहले परमिंदर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप बातचीत के लिए आमंत्रित किए। निश्चित रूप से कई बार शाखों पर जो पत्ते टंगे होते हैं उनके बुनियाद जिस जड़ से जुड़ी होती है उसे याद करना एक ऐसा सवाल होता है जो बहुत भावुक है मगर ज़रूरी भी है। आपने परिचय जो दिया, मैं दर्शकों से कहूँगा उसे बहुत गंभीरता से न लें, बहुत आत्मीय परिचय, लेकिन जो भी उस परिचय में जितने भी शब्द खर्च किया आपने, जो भाव दिया, उसमें एक हिस्सा हमारे द्वारा अर्जित है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा उसी परिवार की पृष्ठभूमि से हासिल है और उन तमाम दोस्तों के सोहबत से, परिवेश से, विश्वविद्यालयों से, तमाम गुरुओं से हासिल है। परिवार की बात करें तो मेरे बड़े पिताजी पूर्वांचल के उस इलाके से हैं जिनमें बहुत सारे लोग कबीरपंथी सद्गुरु के मानने वाले। तो बड़े पिताजी कबीरपंथी थे जी, और बाबा भी कबीरपंथी थे। हमारे बाबा तो तमाम संतों गुरुओं के पदों को गाते रहते थे, उन्हें लोग साधु कहते थे गांव में हमारे आजमगढ़ में। मेरे पिताजी थोड़े कम्युनिस्ट विचार के थे, थोड़े क्या कहूँ, मतलब मूलतः वो एक कॉमरेड थे।
कम्युनिस्ट पार्टियों की बजाय वो एक समय में समाजवादी जन परिषद चलता था। मुझे जो याद है शुरुआती उनका परवरिश उस कम्युनिस्ट आंदोलन से है, जिसमें मुझे नहीं लगता कि आजमगढ़ का कोई ऐसा किसानों का आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन या वंचितों कमज़ोरों का आंदोलन होगा जिसमें मेरे पिताजी शामिल ना हों या उनकी टीम के लोग। बाद के दिनों में वो समाजवादी जन परिषद से जुड़ गए। किशन पटनायक उनके सबसे प्रिय आइकॉन हुआ करते थे। मुझे याद है कि 95-96 के आसपास किशन जी हमारे घर पे आए हुए थे जी। पिताजी तो एक बार क्या हुआ कि एक 8-1.5 महीने के लिए घर से चले गए, किसी को बहुत पता नहीं था, मोबाइल होती नहीं थी। तो किसी ने फिर बाद में बताया कि वो दंकल प्रस्ताव के विरोध में बंबई गए हैं जी। अब आप सोचिए कि मेधा पाटेकर, किशन पटनायक, वो मिशनरी आंदोलनकारियों की टीम के साथ थे। मैं आज भी ये कहता हूँ कि जो विचार में एक वैचारिक श्रृंखला कबीरपंथी सदगुरु से जुड़े होने के नाते बड़े पिताजी से मिली, और दूसरी श्रृंखला अपने पिताजी से मिली जिन्होंने वंचितों शोषितों के लिए हक अधिकार की लड़ाई में बेबाकी से लड़ना सिखाया। यही है, कोई मतलब कोई बड़ा उस तरह का परिवार नहीं है, बस ये दोनों लोग। मेरे पिताजी तो वो घर फूंक फक्कड़ वाला आदमी था, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रो आपने चला हमारे साथ। मतलब उनके पोस्ट ऑफिस में एजेंट थे, तो दिन भर में अगर उनका खर्चा 100 रुपए का है, तो अगर 1-1.5 घंटे में ही 100 रुपये उन्होंने कमा लिया तो साइकिल उठा के चल देते थे। अखबार निकालते थे चर्चा आजकल की, और खुद ही अपने साइकिल से उस अखबार को सबको बांटते थे। किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़ते थे। माँ परेशान रहती थी कि मतलब घर कैसे चलेगा, लेकिन पिताजी के पास एक बड़ा विजन था। मैं आज भी कहता हूँ मैं अपने पिता की तरह बहुत ईमानदार और समर्पित कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन हाँ बहुत कुछ उनसे सीखा है जैसा होना चाहता हूँ, तो वो एक विरासत वहाँ से जुड़ती है। जी। आप दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रतिष्ठित कॉलेज है जाकिर हुसैन, आप उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर थे। आपने एक किताब लिखी है प्रोफेसर की डायरी। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाया कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो खुद को बोलता है कि वो ठेके पर प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर की डायरी क्यों लिखा है? क्या उस किताब का नाम ये हो सकता था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की डायरी? लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की डायरी शायद वो सूटेबल नाम नहीं होता, जो मेरी अपनी राय है। लेकिन लक्ष्मण जी इस पर क्या सोचते हैं? ये सवाल बहुत सारे लोगों से है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप ये ज़रूर पूछना उनसे। आपने अपने भूमिका में बताया कि पिछले दिनों की सबसे ज़्यादा बिकी किताब है जी, और मैं भी कह रहा हूँ हिंदी में, मतलब आधिकारिक तौर पर हज़ारों प्रतियां बिकी, पायरेटेड करके तो इतनी बिकी है कि जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं जी। फिर भी मुझे अफसोस है कि जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं उन लोगों के हाथ वो किताब नहीं गई। अगर गई होती तो उसकी भूमिका में ही ये सवाल का जवाब है। हाँ। क्योंकि किताब कोई लिखता है तो सोच विचार कर लिखेगा ना कि उसका नाम प्रोफेसर की डायरी क्यों है, डायरी क्यों है, ये भी उसमें जवाब है, और प्रोफेसर की क्यों है। क्योंकि जब वो डायरी लिखी जा रही थी तब तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था एडहॉक बेसिस पर। किताब में हर जगह ये लिखा हुआ है कि मैं तदर्थ में असिस्टेंट प्रोफेसर था, क्योंकि जब हम लोग कॉलेज में थे तो उस समय हमारे नाम के आगे लिखा रहता था डॉक्टर लक्ष्मण यादव असिस्टेंट प्रोफेसर, ब्रैकेट में एडहॉक। तो परमानेंट लोगों का ऊपर नाम होता था, नीचे एडहॉक लोगों का। बहुत सारे लोगों को तो मैंने सुना वो कहते हैं कि अरे वो तो प्रोफेसर ही नहीं था। तो जिसको पता नहीं, उस किताब में बहुत सिलसिलेवार बताया है कि इस किताब का नाम प्रोफेसर क्यों है, क्योंकि जिस विश्वविद्यालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर की एडहॉक वाली नौकरी भी छीन ली। कुछ लोग कहते हैं कि अरे एडहॉक पे था, झूठे ही प्रोफेसर कहता है जी। भाई दिल्ली विश्वविद्यालय का सिस्टम ही इनको नहीं पता। यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर होने की वो एक सीढ़ी थी जी, और जो आएगा पहले वो एडहॉक प्रोफेसर होता था। बहुत कम ऐसा हुआ कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ जी। तो आप एडहॉक पर काम करते थे, फिर इंटरव्यू होता है तो फिर आपको परमानेंट कर दिया जाता था। हम लोगों ने उसकी सालों साल लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हमारे आई कार्ड पर लिखा होता था असिस्टेंट प्रोफेसर, और किताब के शुरुआती पन्ने में बताया गया है कि मेरी माँ, मेरे घर वाले, गांव वाले, उनको नहीं पता कि असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है, एसोसिएट क्या होता है और प्रोफेसर क्या होता है। जी बिल्कुल। किताब के शुरुआती पन्ने बताते हैं कि जिसे लोग कहते हों कि वो मेरा प्रोफेसर है जी। मैं नहीं कह रहा हूँ जी, मैं तो प्रोफेसर ही नहीं हूँ, मैं तो टेक्निकल जानता हूँ, इतना तो कम से कम पता होगा। मैंने जेएनयू के बड़े बड़े प्रोफेसरों को सुना, वो सब कह रहे थे कि अरे ये तो पता ही नहीं कैसे प्रोफेसर लिख दिया, बहुत बड़ी चीज़ होती है।
और बहुत बड़ी चीज वाले प्रोफेसरों को बहुत लोग नहीं जानते, तो उनकी भी कुंठा होती है कि मैं तो प्रोफेसर हूं फिर भी कोई नहीं जान रहा, ये तो ठेके पे था अब वो भी नहीं रहा, इसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। तो उसके लिए मैं दुआएं करता हूं कि आपको दिल बड़ा मिले, ताकि किसी के शोहरत से या किसी की चीज़ों से बेचैनी नहीं होनी चाहिए। किताब पढ़ें, किताब में सब जवाब लिखा हुआ है कि वो प्रोफेसर की डायरी क्यों है। और मैं अभी तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आज भी मैं जाता हूँ, मुझे इस बात का फ़क्र है कि किसी सामाजिक मंच पर जाता हूँ तो संचालक मुझे कहते हुए बुलाता है कि अब प्रोफेसर लक्ष्मण यादव आपने अपने बीच में आपकी बात रखी। तो वो तमगा कौन छीन सकता है, ये समाज और जनता देती है। और बाकी जो टेक्निकल इशू है वो किताब में है, इसलिए खरीद के एक बार पढ़ लिया जाए। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये जनता तय करती है कि कौन प्रोफेसर रहेगा, कौन चिंतक रहेगा, कौन विचारक रहेगा। एक जो सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आप बार बार आपकी बातों में बार बार डॉक्टर अंबेडकर आते हैं। लोग ये बोलते हैं कि आप जिस समुदाय से आते हैं वो कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन से उस तरह नहीं जुड़ा रहा है, और आप ये भी कहते हैं कि अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो शायद मैं कहीं भैंस चरा रहा होता। ये पीड़ा क्या है कि एक व्यक्ति को ये कहना पड़ रहा है कि अगर नहीं होते तो मैं ये होता। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये पीड़ा तो बहुत गहरी है, बहुत व्यापक है, और इस देश के बुनियाद में जो कुछ लोगों के द्वारा, वर्चस्वशाली लोगों के द्वारा विभाजन की ऐसी नींव रच दी गई जिससे ये पीड़ा पैदा हुई है। दुनिया भर में गैर बराबरी है, लेकिन गरीब अमीर की गैर बराबरी या कहीं कहीं रंग भेद, नस्ल भेद जिसे कहते हैं, ऐसी गैर बराबरी आप कहीं नहीं देखेंगे कि आप चेहरे से ना पहचान पाएँ, जाति से पहचान जाएं कि कौन ऊंचे होगा कौन नीचे होगा। जी, ये इस देश और भारतीय उपमहाद्वीप की विडंबना है, दुनिया में और कहीं नहीं है। गरीब हालात बदलने पर अमीर हो सकता है, लेकिन एक शूद्र या एक अदर बैकवर्ड कम्युनिटी का व्यक्ति हालात बदल के भी वर्चस्व में नहीं जा सकता, जाति बदल नहीं सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसे क्लोज्ड ग्रुप कहते थे, बंद समूह है, इसमें आवाजाही है ही नहीं। ये इस देश की विडंबना, विरोधाभास है, इसकी वजह से ये पीड़ा पैदा होती है। और पीड़ा नहीं, ये एक विद्रोह है कि जिस व्यवस्था में आप अमानवीय स्तर पर विभाजन कर रहे हो, हम उसे नहीं मानते। हम तुम्हारी वर्ण व्यवस्था मानते ही नहीं, और दो तरह से नहीं मानते। एक तो तुम्हारी वर्ण व्यवस्था फिट नहीं बैठती, जैसे तुम कहते हो कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल से लेकर के मनुस्मृति तक, मुख से ये पैदा हुए, भुजाओं से ये पैदा हुए, भाई ग्रंथ तो ये लिखा है, मानना तो तुमको भी चाहिए। हालांकि बाहर विदेशों में जाके ये सब नहीं बोलते हो, क्योंकि दुनिया हंसेगी तुम पर। वहाँ तो कुछ बोलते हो कि हम तो उस देश से आए हैं जहाँ बुद्ध पैदा हुए, युद्ध नहीं, लेकिन अपने यहाँ ऐसी चीज़ों को मानते हो। वो व्यवस्था जायज़ होती तो जो शूद्र को कह रहे हो तो उनके पैर से पैदा हुए, उसमें राजा कैसे पैदा हुए, ये मेरा सवाल है। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी का राज तिलक क्यों नहीं करने दिया? जी, क्योंकि वो अगर तुम्हारी परिभाषा में राजा होते, छत्री होते, तो तुम राज तिलक करने से मना नहीं करते। फिर वो क्या थे? वो कुंभी किसान थे, मराठा थे, तो शूद्र हो गए। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं ना, तुम्हारा इतिहास बोलता है। इसलिए ये वर्ण व्यवस्था फेक है, फ्रॉड है। यदुवंश, यादवों के राजा हुए, मौर्य, पाल, प्रतिहार, गुर्जर, चालुक्य, सातवाहन, चोल, सारी परंपरा, गोंडवाना, भीलवाड़ा, जो कमेरा आवाम थी, मेहनतकश आवाम थी, वो शासक भी रही है, वो हर तरह की चीज़ों में रही, तो वर्ण व्यवस्था तो फ्रॉड है। लेकिन उस वर्ण व्यवस्था में भी तुमने बांटा कि जो इस तबके से आते हैं वो वही काम करेंगे। संविधान ने इसे तोड़ा, और बाबा साहब अम्बेडकर की अगुवाई में वो संविधान बना, उसने तोड़ा। तो अम्बेडकर कहता हूं मैं तो एक व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूं, भारत के लगभग 2,500-3,000 साल के इतिहास में मानवता के पक्ष में खड़े होकर न्याय समता की जो भी लड़ाई लड़ी गई, उसका एक कई चैप्टर जोड़ करके एक किताब जब बनती है, तो उस किताब का नाम है बाबा साहब अम्बेडकर और उनका संविधान। तो इसलिए हम ये बात कहते हैं कि अगर ये संविधान ना होता और संविधान के रास्ते चलकर मंडल कमीशन ना आता, तो मैं आजमगढ़ के किसी गांव में गाय भैंस चरा रहा होता, क्योंकि मेरे पुरखे ऐसा करते रह गए। तो ये एक सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति का बदलाव है जो संविधान और मंडल कमीशन हमें देता है।
जी। अब आपका सवाल का दूसरा हिस्सा कि जिस तबके से मैं आता हूं उसमें तो बहुत बाबा साहब अम्बेडकर लोकप्रिय नहीं है। जी। मैं फिर से कह रहा हूं, डॉक्टर अम्बेडकर को एक व्यक्ति के रूप में नहीं पढ़ता हूं मैं एक विचार श्रृंखला का एक ऐसा पड़ाव जिसमें बुद्ध भी हैं, जिसमें आजीवक भी हैं, जी। जिसमें कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, चोखा मेला, नारायण गुरु, गुरु नानक, उस परंपरा के मूल्य हैं। जी। फूले को गुरु मानते थे, कबीर को। इसका मतलब अम्बेडकर होना मानववादी विचारों की श्रृंखला का एक ऐसा पड़ाव होना है जिसमें सब समाहित हो गए। तो डॉक्टर अम्बेडकर उस तबके में स्वीकृत नहीं थे ऐसा नहीं है। मैं याद करता हूं, मतलब अम्बेडकर के तीनों गुरु उस तबके से थे जिससे डॉक्टर अम्बेडकर खुद नहीं थे। जी। बुद्ध, कबीर, फूले, तीनों अलग थे। इसलिए विचारों का रिश्ता होता है, जातियों से रिश्ता नहीं बनता। विचारधारा का रिश्ता जातियों को तोड़ के बनता है। इसलिए जब मैं कहता हूं कि मेरे सबसे प्रिय नायक कबीर हैं, तो कबीर के विचार को मैं अपना नायकत्व मान रहा हूं, मैं फूले को मान रहा हूं, उसी तरह अम्बेडकर को मान रहा हूं। कई बार क्या होता है, सारे नाम आप एक साथ नहीं ले सकते, सैकड़ों नाम है इसमें, तो एक दो नाम ले लेते हैं आप, फूले, अम्बेडकर, शाहू, लोहिया। तो आपको लगता है कि उन हजारों साल की परंपरा का एक प्रतीक आप ले रहे हैं। एक बात। अब ओबीसी की बात करें तो उस तबके में जगदेव बाबू, महामना रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललित सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, इन सब का रिश्ता, बैकवर्ड क्लासेस लीग जब बना था 1930-40 के आसपास, शिवदयाल सिंह चौरसिया बाबा साहब अम्बेडकर को लखनऊ बुलवा रहे हैं, उधर आर.एल. चंदापुरी वो बाबा साहब अम्बेडकर को बुला रहे हैं, सारे ओबीसी के लीडर हैं। त्रिवेणी संघ बन रहा है, उनमें तीनों। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस तबके में इतिहास में था। बाद में लोगों ने ये समझा और राजनीति ने समझाया कि अम्बेडकर केवल दलितों के हैं। अब तो कम से कम लोग पढ़ रहे हैं तो समझ रहे हैं अम्बेडकर हर व्यक्ति के हैं जो समानता के लिए लड़ रहा है। जी, जब ये बात कह रहे हैं आप, मैंने ये सवाल किसी और से भी पूछा था और आपसे भी पूछ रहा हूँ कि कुछ वर्चस्ववादी इस देश में हैं, जब डॉक्टर लक्ष्मण यादव बोलते हैं तो गालियाँ लिखते हैं वो और जातिवादी बताते हैं। इसी तरह एक और उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, किसी को चारा चोर बोला जाता है, किसी को टोंटी चोर बोला जाता है। ये जो मानसिकता है, जो ये सोचने का तरीका है किसी एक तबके का, उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है कि किसी आदमी को कुछ बोल देना। जैसे अभी हम बातचीत आपसे हो रही थी तो एक नया शब्द आया, अदमुल्ला बोल रहे हैं लोग, मतलब कितना खतरनाक है ये। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? ये इस देश और समाज के लिए खतरे की घंटी की तरह है। जी। नया नहीं है, पहले भी इस देश में जिन लोगों से तर्क में लोग हार जाते थे, जी, उनके ऊपर हिंसक हो जाते थे। जी, संविधान आ गया है तो सीधे वाली हिंसा थोड़ी कम हो गई है, ख़त्म नहीं हुई है। जी, तो दूसरे ढंग की हिंसा आ गई है, भाषिक हिंसा आ गई है। तर्क होता तो हिंसा नहीं होती। हम दोनों आपस में बात करेंगे और दोनों के पास तर्क होगा, भाषा होगी, तो हम संवाद करेंगे। एक व्यक्ति का तर्क कमज़ोर पड़ेगा तो वो खोजेगा, पढ़ेगा, तर्क विकसित करेगा। जी, वो ये नहीं करना चाहता तो वो खेल बिगाड़ेगा। हमारे बचपन में एक दोस्त हुआ करता था, तो शतरंज हम लोग खेलते थे। जी, गाँव में छोटा सा वो होता था और बहुत सस्ता मिलता था। हाँ, तो जब वो हारने लगता था जी, तो वो ऐसे ऐसे पूरे शीट को कर देता था, मेज हिला देता था। जी, अब आप भूल गए कौन सी गोटी कहाँ है। तो कुछ देर तो वो खेलेगा, जी, ढाई चाल घोड़े की इधर है तो इसकी इधर है, इसकी इधर। बाद में वो ऐसे हिला देगा कि खेल बिगड़ जाए। जी, ये वो लोग हैं जो खेल में जब हारने लगते हैं तो ये करते हैं। एक बात मैंने क्यों कहा कि ये नया नहीं है, बुद्ध का विरोध किसने किया? बोध वृक्ष से किसको दिक्कत थी? पुष्यमित्र सुंग कौन था? मतलब ये तो इतिहास में है। जी, कबीर के खिलाफ कौन था? कबीर के खिलाफ तो क्या क्या नहीं हुआ उसी बनारस में। जी, जो काशी तन तजव कबीरा तो हरि कौन निहोरा, जी, क्या काशी क्या मगहर ऊसर। तो जिससे वो तर्क में हारते थे उसके खिलाफ हिंसक होते थे। तो कबीर के ऊपर हमला होता था, जी, रैदास के ऊपर हमलावर रहे वो, गुरु नानक। जहां भी तर्क भारी था वहां वो हिंसा सामने दिखेगी, निजी हिंसा दिखेगी, निजी आक्षेप दिखेगा। महात्मा फूले जब लड़ाई लड़ रहे थे तो पहले 2 लोगों को मारने के लिए भेजा गया घर में,
जी वो अब फिल्म बन गई, अब लोग सब हाँ। लोग जान गए। उस पर कितनी कैंची चली ये तो सबको पता है। बिल्कुल कश्मीर फाइल पे नहीं चलेगी, केरला स्टोरी पे नहीं चलेगी, जी और मंत्री विधायक सांसद मुख्यमंत्री सब बैठ के देखेंगे, टैक्स फ्री होगी। और जिस ज्योतिबा फूले की मूर्ति पर माला प्रधानमंत्री भी फहराते हों, उनकी जयंती की बधाई देते हों, उन पर फिल्म बनेगी तो भावना आहत हो जाएगी। ये इस देश की सच्चाई है। जी तो ज्योतिबा फूले के घर भेजा गया मारने, उसमें घोंडिबा भी थे, वही घोंडिबा जिनको पात्र बना करके गुलामगिरी लिखी गई। जी फूले से जो लोग तर्क में हार गए वो उनके ऊपर हमला किए, जी जान से मारने के लिए भेजे। बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर हमला हुआ, जी शाहू जी के ऊपर अपमानित करने के लिए कि इन्होंने आरक्षण लागू कर दिया, क्या क्या नहीं हुआ। जी चलो अब पिछले 100 साल के इतिहास को देख लीजिए। लालू, मुलायम और नेताजी, अखिलेश जी, इन्हीं लोगों की बात नहीं है या लक्ष्मण यादव की। हाँ मैं सोच रहा हूं कि गांधी की हत्या कर दी, जी बात नहीं, जो उन्होंने हत्या की जिन्होंने अंग्रेजों पे एक ढेला भी नहीं मारा, बिल्कुल अंग्रेजों का साथ दिया। बिल्कुल गांधी से हार गए कि हत्या करनी पड़ी। आज भी करते हैं। एक हत्यारे ने, पहले आतंकवादी ने एक बार मारा, गोडसे ने, नाम ले रहा हूं, जी बाकी बार बार मार रहे हैं। जी उसके बाद 1900 गोविंद पंसारे उनको, दाभोलकर। अभी आ रहा हूं अभी थोड़ा सा बस वक्त ले रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भी भूल गया। जी ये इतना लंबा फहरिस्त है भाई। वर्चस्वशाली कभी भी अपना वर्चस्व टूटने नहीं देना चाहते। जी जो वैचारिक रूप से उस वर्चस्व को चुनौती देगा, उससे तर्क में वो एक कदम नहीं चल सकते, इसलिए हिंसा पे आते हैं। कर्पूरी ठाकुर नाई समाज के आने वाले थे, मुख्यमंत्री बने। जी बीपी मंडल मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो विनोदानंद झा नाम के एक व्यक्ति ने जी बिहार विधानसभा में खड़े होकर कहा कि गंगा में यातायात होता था तो तेल रिस गया तो आग लग गई। जी तो सदन में खड़ा होकर कहा कि शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो क्या होगा। जी तो अपमान झेला। यादव थे, और राजा परिवार थे। राज परिवार, जी ओबीसी में कथित तौर पर ताकतवर जाति, जी और उन्हीं जातियों को गाली बनाई, अहिर गणरिया कुर्मी चोर, धर सारे का टंगरी तोर। जी अहिर गणरिया कुर्मी, जी उनको गाली कौन दे रहा था? मुसलमान। बाबर ने लिखवाई गाली, हुमायूं ने लिखवाई कि औरंगजेब ने लिखवाई, जी या अंग्रेजों ने दे दी। अहिर गणरिया पासी, तीनों सत्यानाशी। जी किसकी घुटने में बुद्धि, किसकी 12 बजे खुलती है, कौन क्या है, कौन आगे आ जाए तो जतरा बिगड़ जाता है, क्या क्या नहीं हुआ इस देश में। और कौन था गाली देने वाला? कर्पूरी ठाकुर ने क्या गलती की? नाई समाज तो राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चरो। जी और बाबा साहब का संविधान कहता था भैंस चराने वाले देश भी चलाएंगे। जी तो वर्चस्वशाली गाली देते हैं। कर्पूरी ठाकुर को गाली दिया, बाबू जगदेव प्रसाद को शहीद कर दिया, मार दिया। जी और कैसे मारा सबको पता है। हाँ, वो बहुत बहुत बेभत्स है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की शव यात्रा निकाली, जी हिंदू कोड बिल के खिलाफ यही आरएसएस वाले शव यात्रा निकाले थे, जी हमला किया उनके ऊपर। जी जी डॉक्टर लोहिया का कितना अपमान हुआ। उसके बाद फिर बाद में आ जाता हूँ, नेताजी मुलायम सिंह यादव, कार सेवकों पर गोली, बहुत मुल्ला मुलायम। जी क्यों? मैं 3 सवाल करूंगा उदाहरण के साथ। कार सेवक कौन थे, जी क्या करने आए थे उत्तर प्रदेश, जी और क्यों उनके ऊपर गोली चली? 3 सवाल मेरे। हालांकि चैप्टर क्लोज हो चुका है, मुझे इस समय नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। जी कार सेवक क्या वैधानिक कोई काम करने जा रहे थे? तो मैं 2 रेफरेंस दे रहा हूं। मैं आपको कहूँ तो आपको वो पढ़ के सुनाऊंगा कि कितनी धाराएं उस पर लगती हैं कि गैर कानूनी रूप से, गैर आधिकारिक रूप से अगर कहीं जुट करके आप कोई उत्तेजक काम करते हैं तो वो धारा लगेगी। जी मुख्यमंत्री का काम क्या होता है? मुख्यमंत्री का काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर का हिफाजत करना। जी और कार सेवक के बारे में 2010 का हाई कोर्ट इलाहाबाद का जजमेंट, 2019 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कि वो गैर कानूनी था, बाबरी मस्जिद पर हमला गैर कानूनी था। ये मैं नहीं कह रहा, कोर्ट कह रहा है। जी एक मुख्यमंत्री ने क्या किया था? कानून की हिफाजत, भारत के संविधान में इस देश के नागरिकों का यकीन महफूज रहे, जी यही तो किया। तो गाली, मंडल की लड़ाई लड़ी मुलायम सिंह ने। गरीबों, कमजोरों, पिछड़ों, दलितों को खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं, तो लालू मुलायम कोई पैदा हुआ।
जी। तो कोई गाली नहीं दे सकता था। सदन में पुराने पुराने भाषण वायरल हो रहे हैं। अभी प्रशांत किशोर पांडे ने बोला हाँ, कि लालू जी को इसलिए याद किया जाएगा। उनके नाम पर क्या होता है, बिहार को बदलने वाला सबसे बड़ा आइकॉन। मैं तो कर्पूरी को भी याद कर रहा हूँ, मैं तो आरएल चंदापुरी और जगदेव बाबू को याद कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि लालू मुलायम का मतलब क्या है। उत्तर भारत मंडल के खिलाफ जो कमंडल की आग लगाई गई ना, जी। उस आग में जल गया होता अगर समाजवादी ये नेता न खड़े होते। इन्होंने एक बहुत बड़े तबके को सांप्रदायिक होने से बचा लिया और न्याय समता की लड़ाई में लड़ाया, कमजोरों के लिए लाठी लेकर खड़ा होना सिखाया और उन जातियों में आत्मविश्वास भरा जो जातियों को खटिया पर नहीं बैठने थे, नीचे बैठाते थे, वोट नहीं डालने थे। मैं गया था पिछले दिनों बिहार में, मियाँपुर और उसके बाद सागरपुर गांव, वोट नहीं डालने देते साहब। और सागरपुर गांव में वोट डालने के लिए हथियार निकल गया, गोली चल गई, 8 लोग मारे गए। इसका मतलब क्या है कि इसलिए जिन लोगों ने पूरे समाज को जागरूक कर दिया, मानवर कांशी राम किसको गाली नहीं दी, मायावती जी को गाली नहीं दी, या अखिलेश जी को घर घर गंगा जल से नहीं दिलवाया। तो अब उतने श्रृंखला में जब लक्ष्मण यादव तक बात आती है तो मुझे लगता है कि औरों का गम देखा तो मैं अपना गम, हम तो एक परंपरा में ये मिला है। लेकिन हमारे पुरखे भी न डरे गालीबाजों से, न धमकी देने वालों से, न हम डरते हैं। न्याय की, समता की और मानवता की लड़ाई हमारी है। वो कल भी हमारे पुरखे लड़े, हम आज लड़ रहे हैं, कल हमारे बाद के लोग लड़ेंगे। जी। तो एक मेरा और सवाल ये था कि आप जब ये बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक लेटर जारी हुआ है कि कांवड़ यात्रा जारी रहेगी, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, और आप जानते हैं कि 5,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आपको ये नहीं लगता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, इनको जिले लेवल से लेकर प्रदेश लेवल और फिर देश लेवल पर इसका बहुत बड़ा विरोध होना चाहिए? आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। किसका, कांवड़ यात्रा का कि स्कूल बंद होने? नहीं, स्कूल बंद होने का। हाँ, एक कांवड़ वाला सवाल आपने पूछा है तो क्यों मुझे उलझन में डाल रहे हैं। ऐसे विषयों पर आजकल बात करना खतरे से खाली नहीं है। आप कविता पढ़ दें कि कांवड़ लेकर मत जाना तुम ज्ञान के दीप जलाना तो आपको FIR का दीप जल जाएगा। बड़ा जोखिम भरा है। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि अगर कबीर ने जोखिम न उठाया होता तो समाज बदल पाता क्या? सती प्रथा के खिलाफ लड़ने वाले जोखिम न उठाए होते तो आज भी सती प्रथा हो रही होती। जी। तो समाज बदला और बेहतर हुआ जोखिम उठाने वालों से। जी। मारे गए। और पंसारे का नाम आपने पिछली टिप्पणी में लिया था, गौरी लंकेश, कलबुर्गी, पंसारे, दाभोलकर, सब तो मारे जा रहे, और बहुत सारे लोग जेल में हमारे समय के। तो लक्ष्मण यादव तो अभी बोल रहा है बाहर है। तो जोखिम उठाना पड़ता है। कांवड़ वाले पर मेरी वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी। मैंने केवल ये पूछा था कि भाई ये जितने नेता कांवड़ में फूल बरसा रहे थे या जितने अधिकारी पैर दबा रहे हैं कांवड़ियों के, पुलिस वाले, उनकी बेटा बेटी गए कि नहीं कांवड़ लेने? मेरी चिंता है। जब पुण्य बरस रहा है तो आप क्यों वंचित हैं? जी। आप केवल गरीब, कमजोर, जो बेचारा अभी कुछ हो, मैं इस पर बच रहा हूँ बोलने से, क्या हो मुकदमा कोई ले यार। आज के समय में बोलना, आज कबीर होते तो जेल में होते या बुलडोजर खड़ा होता। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं कि विवेक क्या कहता है। मैं 3 सवाल कर रहा हूं फिर से। कांवड़ यात्रा का उल्लेख भारत के हिंदू धर्म की किस किताब में है? जी। कितने कांवड़ यात्री जानते हैं? जी। किस रूप में कांवड़ में जल चढ़ाया जाता है, उस किताब में क्या लिखा है? जी। और वो मौजूदा परिदृश्य की कांवड़ यात्रा जिसमें नाना प्रकार के भाव भंगिमाएं हैं, वो कहाँ लिखा है? अब लोग कहेंगे कि सवाल पूछना आसान है, जवाब क्यों नहीं देते? मैं कहता हूँ वेदों में कहीं नहीं है, पुराणों में कहीं नहीं, उपनिषदों में कहीं नहीं, ब्राह्मण ग्रंथों में कहीं नहीं। एक स्कंद पुराण मिलता है। जी। स्कंद पुराण में 2 प्रखंड हैं, काशी और हरिद्वार। वहां मिलता है कि गंगा का जल शिव के शिवलिंग पर अगर चढ़ाते हैं तो पुण्य मिलता है, मोक्ष मिलता है। वहां एक प्रसंग है, पता ही नहीं होगा उन लोगों को। जी। कैसे जल चढ़ाया जाएगा इसका कोई उल्लेख ही नहीं है। जी। लोक कहावतों में आया कि राम जी ने शिव जी पर जल चढ़ाया। जी। लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका कोई प्रसंग नहीं, तुलसीदास के रामचरितमानस में नहीं। जी। 19वीं सदी के बाद हरिद्वार, जहां जहां गंगा के किनारे बड़े धार्मिक शहर थे, काशी, प्रयागराज में तो खैर उस तरह से नहीं वो है, लेकिन काशी से लेकर हरिद्वार तक यहाँ एक अलग तरह की कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। दक्षिण भारत में अलग तरह की चलती है, बिहार की तरफ देवघर का अलग तरह का है, और अलग अलग इलाकों में अलग है। सबसे ज़्यादा मारपीट इसी वाले में क्यों होती है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में?
जी। और इधर बीच क्यों हो गई? इधर भी जब से फूल बरसाया हेलीकॉप्टर से, उसके बाद ये सब क्यों होने लगा कि स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं, ये सब हो रहा है? ये कैसे लिखा है, कहाँ लिखा है, पता ही नहीं, परंपरा में चल रहा है। जी। और इसलिए मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि शिक्षा इसलिए जरूरी है कि जितने नेता, जितने एंकर टीवी पर बैठकर कह रहे हैं कि कांवड़ के खिलाफ बोल दिए, दूसरे धर्म के खिलाफ बोल के दिखाओ। मतलब हम अपने घर में अगर झाड़ू लेकर सफाई करने जा रहे हैं तो यहाँ झाड़ू, वहां कोने से एक आदमी बोल रहा है जो गंदगी में बैठा है और फायदा पूरा अपने सफाई में बैठा है, जी। और अपने ही घर में मैं कमरे में झाड़ू लगाना शुरू किया तो वहां कोने से बैठ रहा है। यहाँ झाड़ू लगाने से पहले जाओ पड़ोसी घर गंदा उसको भी झाड़ू लगाओ। अरे वो अपने घर में लगाएगा। मुसलमानों में कितने धार्मिक सुधार काम होने चाहिए ये मुसलमान तय करेंगे, जी। ईसाई अपना तय करेंगे, सिख अपना तय करेगा, हिंदू कैसे तय करेगा और क्यों तय करेगा? नंबर एक बात। नंबर दूसरा कि हिंदुओं के बीच अगर आज चारवाक पैदा होते, लोकायत होते, षट दर्शन में सांख्य और वैशेषिक होते तो इनको तो तुम पहले ही जज्ब कर देते। तुम आए हो बड़ा हिंदू धर्म में ये कहने की यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृणम पिबेत पुनर्जन्म भस्मीभूत से शरीर पुनर्जन्म कुता भवेत। ये तो पुनर्जन्म कोई नहीं मान रहे हो, सारे हिंदू हैं, बुद्ध भी उसी परंपरा से निकले, जैन भी निकले। तो इसका मतलब ये कि ये लोग अपने धर्म को भी नहीं जानते, ये मानते भी नहीं, केवल परंपरा में कुछ चीजें चली आ रही है। हर समय में राजनीति उसको विद्रूप करती है, क्योंकि किसी नेता का बेटा कांवड़ लेके नहीं जाता। जी। मैं एक कहना चाह रहा हूं, जो कांवड़ यात्रा के फेवर में है वही बोले, जो खुद या तो गए हो, पहले वीडियो फोटो दिखाइए, या अपने बेटा बेटी को भेज रहे हो। जी। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं कांवड़ यात्रा का, कहीं मैंने विरोध किया? मैं तो अपनी वीडियो में यहां तक बोला था कि जाने वाले राजनीति वाले कहते हैं कि और जाओ बेटा, जी। और सुविधा देंगे और सब करेंगे, ताकि 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले का सवाल मत करो, ताकि 45 साल में बेरोजगारी बढ़ गई इस पे बात मत करो। 5,000 स्कूल बंद 5,000 ही नहीं, 27,000 से 29,000 तक बंद होने वाले हैं, क्रमशः हो रहे हैं। पहले 20 से कम छात्रों का बंद करा यूपी सरकार ने, फिर 30 से कम, फिर 50 से कम, फिर 70 से कम। संभल में 70 से कम बंद हुआ। बच्चे रो रहे हैं, गरीब कमजोर वो बच्चे। भारत भाग्य विधाता, बदन पर लिबास नहीं है ढंग का, और गरीब महिलाएं रोते हुए वीडियो बना रही है कि 5 किलोमीटर दूर स्कूल हो गया, बेटा बेटी पढ़ेंगे कैसे? पहले भी कोई पढ़ा नहीं, अब भी पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा? हम गरीब घर में पैदा हो गए, ये हमारा कौन सा गुना? आंदोलन हो रहा है, शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं और सरकार बंद कर दी। अब दो फायदा होगा, 1.92 लाख यानी लगभग 2 लाख पद शिक्षक भर्ती के खाली थे। 2018 के बाद यूपी में कोई भर्ती नहीं आई, अब शिक्षक भर्ती खत्म, रसोइया का पद खत्म, आंगनबाड़ी का पद खत्म। अब स्कूल की जमीन कीमती, उस जमीन को किसी अपने पूंजीपति दोस्त को बेच दो जो विदेश पैसा लेकर भाग जाए या तुमको चंदा दे। और पढ़ेगा नहीं इंडिया तो सवाल नहीं करेगा इंडिया, अपना शिक्षा नहीं मांगेगा, रोजगार नहीं मांगेगा, अस्पताल में दवाई नहीं मांगेगा, स्कूल बंद हो गया तो पढ़ाई नहीं मांगेगा, जेब में कमाई नहीं मांगेगा, खेत में सिंचाई नहीं मांगेगा। वो कहेगा पूर्व जन्म में कोई पाप किए थे इसलिए गरीब घर में पैदा होगा। और किसी ओझा सोखा कथावाचक के यहाँ दुख दूर करने जाएगा। कथावाचक कहेगा गेहूं के दाने में से जो गोबर में गेहूं दाना है उसको खाओ तो बच्चा पैदा होगा, बिस्कुट मत खाना, कुट कुट। अंधविश्वास पाखंड में पूरा समाज। बात यह है कि सरकार आदमी चुनता है तो इन कामों के लिए मैं चाहता हूं अगर कांवड़ यात्रा है तो सकुशल संपन्न हो, कानून व्यवस्था के साथ उसको संपन्न कराइए, दूसरे धर्मों का भी काम कराते रहिए। सरकार का कोई धर्म नहीं होता, सरकार का काम होता है शिक्षा, रोजगार, स्कूल बंद न हो। 27,000 से 69,000 स्कूल बंद करोगे और 27,300 कंपोजिट ठेका की दुकान उत्तर प्रदेश सरकार खोल रही है। बताओ, ठेका खोलना धर्म का विरोधी काम है या सही है? कंपोजिट ठेका हो गया। अब वहाँ हिंदी भी मतलब देसी दारू भी मिलेगी, अंग्रेजी भी मिलेगी, महाचिल्ड बियर भी मिलेगी, सरकारी दुकान पे मिलेगी। स्कूल में शिक्षा नहीं मिलेगी क्योंकि बच्चे कम थे। ये किसी ने नहीं देखा कि वहाँ बच्चे के जाने की स्थिति नहीं थी, मास्टर कम थे, सुविधा नहीं थी, बच्चों का स्कूल छीन लिया तुमने। तो ये धर्म कोई बहुत दूसरी चीज होती है। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। एक बड़ा अच्छा शेर है अकबर इलाहाबादी का और मैं इसको बहुत मानता हूं। हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही में और हर सांस ये कहती है कि मैं हूं तो खुदा भी है। जी, ये बड़ा अच्छा गाया है। अरे भाई क्या हंगामा है, क्यों बरपा। हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही में, हर सांस ये कहती है कि मैं हूं तो खुदा भी है।
जी और तुम कह रहे हो कि जाओ पहले मुसलमानों को ठीक करके आओ तब कमर पे बोलना। अरे छोड़ो, वो अपना ठीक करेंगे, तुम अपना वाला करो। क्योंकि तुम्हारे यहाँ कबीर, रैदास, पलटू, दादू, भीखा तुम्हारे यहाँ पैदा हुए, तुम्हारे यहाँ फूले अम्बेडकर, पेरियार पैदा हुए, तुम्हारे यहाँ चारवाक लोकायत था, तुम्हारे यहाँ कबीर पैदा हुए। तुम अपनी परंपरा को दूसरे की तुलना, तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ है ना, तो कम श्रेष्ठ जिसको कहते हो उससे तुलना क्यों करते हो? जी तुम अच्छा वाला धर्म है तो खराब वाले, सो कॉल्ड खराब वाले से क्यों तुलना कर रहे हो? जी ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि धर्म एक अलग चीज है। मैं हूं तो खुदा भी है। बिल्कुल। न था कुछ हाँ तो खुदा था, हाँ न होता कुछ तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। जी आधे लोगों को समझे में नहीं आएगा कि इसका अर्थ क्या है। तो मैं छोड़ देता हूं। विद्वान लोग हैं, पढ़ते नहीं धर्म की किताब, इन्होंने अपने धर्म को नहीं जाना, ये इसलिए इस तरह की चीजों को होते हैं। तो कांवड़ पर मेरा केवल यही है, मैं धर्म के विरोध में किसी के नहीं हूं, लेकिन हां मैं उस मानवीय पक्ष के पैरोकारी में हूं जो हाथ में कलम और किताब चाहती है। जी एक वीडियो आपने देखा अनिरुद्धाचार्य का, रील वगैरह आप देखते होंगे शायद, अगर दिखा होगा तो अखिलेश जी से एक बहस उनकी है। अखिलेश जी ने उनको बोला कि हमको शूद्र मत बोलो, हमारा रास्ता और आपका रास्ता अलग है। उनका आज एक वीडियो आया है, उन्होंने बोला कि जब राजा ये बोलेगा, तो उन्होंने बोला कि यही बात एक राजा जो है मुसलमानों के लिए क्यों नहीं बोलता। तो आपको ये नहीं लगता कि ये जो बाबा पैदा हुए हैं, वो चाहे अनिरुद्धाचार्य हों या फिर बागेश्वर वाले जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ये सांप्रदायिक बाबा कैसे हो गए? ये पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हैं या फिर संत हैं? जो राजकुमार भाटी जी ने एक दिन ऐसे ही पॉडकास्ट में बोला कि संत नहीं है, ये राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। अब मैं भी ये कहता हूं कि महात्मा कबीर ने लिखा कि कबीर कलयुग कठिन है, हाँ। साध न चीन है कोय, और कामी क्रोधी मस्खरा हाँ। तिनकह आदर होए। वाह। तो कामी क्रोधी मस्खरा, चिन्मयानंद कामी, हाँ कुलदीप सिंह सेंगर, हाँ क्रोधी धूल मिट्टी में मिला दूंगा, हाँ सड़क चलने के लिए होती है। जी समझ गए ना किसकी बात मैं कर रहा हूं? उत्तर प्रदेश की। और मस्खरा कि गोबर में गेहूं का दाना जो चला जाए उसको बीन के खाओ तो बच्चा पैदा हो जाएगा। ये कौन सा धर्म है? रावण, हेलो रावण कैसे हो, हनुमान जी ने तुम्हारा नंबर दिया था, सोचा हालचाल ले लूं। ये कौन सा धर्म है? आपके बेटी का नाम ये है, आप ये चाहती हैं, आपकी पर्ची आई है, जाइए आपका कल्याण होगा, कृपा रुकी हुई थी। ये कौन सा धर्म है? किस वेद में, किस पुराण में, किस भागवत में इस तरह के मस्खरों का उल्लेख है? ये धर्म की कथा कहते हैं, कहीं से भी धर्म है। अब 3 सैंपल, ये संत हैं या आरएसएस बीजेपी के एजेंट हैं, पहचानने के लिए 3 लिटमस टेस्ट लक्ष्मण यादव बता रहे हैं। पहला, ये संविधान को मानते हैं कि मनुस्मृति को? मनुस्मृति को मानते। सारे कथावाचक मनुस्मृति को ऊपर रखेंगे। अब पहचान लीजिए कि क्या है। और मनुस्मृति किसका प्रिय ग्रंथ है? आरएसएस का। आरएसएस ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ और आत्मार्पित अधिनियमित हुआ, और 30 नवंबर को ऑर्गेनाइजर में लेख छप गया। उसके बाद संविधान का विरोध हुआ, आज तक विरोध हो रहा है। समाजवाद शब्द हटाओ संविधान से। गोलवलकर ने बोला भी, अरे वो संविधान भारतीय है ही नहीं, विदेशी है, ये है वो है आरएसएस। तो ये तीनों बाबा, ये पहला लक्षण मेल कर गए। तो संविधान नहीं मनुस्मृति, तो संत कैसे हुए तुम? दूसरा, अब जैसे कबीर मनुस्मृति को नहीं मानते, तो कबीर संत हैं कि नहीं? रैदास संत हैं कि नहीं? गुरु नानक संत हैं कि नहीं? बुल्ले शाह बाबा, फरीद चोखा मेला, सारे मनुस्मृति विरोधी हैं, सारे वर्ण व्यवस्था विरोधी हैं। तुम कद बाबन, हम कद सूद, हम कद लोहू, तुम कद दूध, एक बूंद सब उत्पन्ना, कौन बाबन कौन सूदा। जी। जात जात जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। ये महात्मा संत हैं, और सब पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब माला पहनाते हैं कि ये हमारे पूजनीय हैं। जी। बैन नहीं हुए कबीर, रैदास, गुरु नानक, शब्द में अलख, अलख निरंजन शब्द में है। तुलसी भी एक जगह लिखते हैं, आजकल तुलसी को बहुत मानते हैं सब। अब आ रहा हूं शूद्र वाले उस प्रकरण पर। ब्रह्मराम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, निर्गुण ते ही भांति बढ़, नाम प्रभाव अपार, और कहे नाम बड़ राम से निज विचार अनुसार। ये सब कम से कम पढ़ते ही नहीं, पढ़ लेते तो जान जाते कि ये क्या है। सारे वर्ण व्यवस्था समर्थक, लिटमस टेस्ट नंबर 2। अगर तुम वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हो तो किसकी कथा कह रहे हो? इस देश के 90% दलित पिछड़े वर्ण व्यवस्था के शिकार हैं।
जी। और संविधान ने उनको हक दिया। तुम सारे कथावाचक वर्ण व्यवस्था के समर्थक हो और कहते हो कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। बताओ तुम संत हो कि एजेंट हो? और तीसरा, मुसलमान या बाकी धर्म के प्रति तुम्हारी राय क्या है? सारे तो कम्युनल है। संविधान मानोगे तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता और सारे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अनिरुद्धाचार्य, बागेश्वर धाम वाला, सब वो जो एक शिवलिंग पर वो चलाने के कहता है कि शहद पर बेल का पत्ती शहद पे लगा के पास हो जाएगा बच्चा। जी जी, देख लिया। अपना बेटा को कहीं और पढ़ा रहा होगा और दूसरे के बच्चों को पास करने के लिए कह रहा है कि वो लगा के। और जितने इस पर सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं, आपने पूछा ना कि आपको गाली देते हैं, वो सारे बेचारे हैं या तो 2 रुपए के ट्रोल ट्वीट पर काम पर लगाए गए हैं आरएसएस और बीजेपी के द्वारा, तो उनका क्या सुनना। और या तो उनको पता ही नहीं है, उनको पढ़ने नहीं दिया इस देश का धर्म, संस्कृति, किताबें। 5 हिंदू धर्म की किताबें पूछ लीजिए, बेचारे बता नहीं पाएंगे। भागवत में और श्रीमद् भागवत गीता में और रामायण में क्या अंतर है, रामायण महाभारत क्या है, ये सब बता ही नहीं पाएंगे। ये सब कथावाचक हैं। रामायण और रामचरितमानस का अंतर नहीं, वही नहीं पता होगा। रामायण का है, शब्द कहां से आया है, कितने प्रकार की रामायण भारतीय उपमहाद्वीप में लिखी गई। ए.के. रामानुजन ने 300 प्रकार के रामायण की बात की है। क्या बौद्धों में भी कोई रामायण है? क्या भगवान का कोई अलग अलग रूप भी? अरे छोड़िए ये सब। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये संत कहां से हैं? संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम, और जाको मुख देखत तुक उपजे ताको करप पड़ी प्रणाम। फतेहपुर सीकरी से दरबार से फरमान जाता था कि तुम बड़े संत हो, आओ हमारे दरबार में दरबारी बन जाओ। और दरबारी नहीं बने कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले सा। वो लिखते हैं कि हमें सीकरी से क्या काम, आते जाते रास्ते में पनहिया टूट जाएगी और जिसका मुख देखते ही दुख पैदा होता है उसको प्रणाम करना पड़ेगा। आज तो सब दरबारी बन गए, उन्हीं के दरबार में प्रधानमंत्री बगल में बैठ करके उनको प्रमोट कर रहे हैं, सारे अंधविश्वास और पाखंड फैला रहे हैं। इसलिए मुझे याद आता है एक शेर है अब्बास का कि सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप, आपको दरबार, सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप, आपका मेयार देखा कितने मेयारी हैं आप, उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। तो ये सारे कथावाचक का धर्म से कोई रिश्ता नहीं। यह बात लक्ष्मण यादव को नहीं बोलनी चाहिए, आस्थावान हिंदुओं को बोलना चाहिए, क्योंकि ये धर्म के नाम पर मस्खरी करते हैं, मिमिक्री करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, रील्स बनवाते हैं और करोड़ों रुपए की गाड़ियों में चलते हैं, चार्टर प्लेन में घूमते हैं, लाखों रुपए का भोग विलास करते हैं। इसलिए मैं इन्हें संत नहीं मानता। धर्म अलग चीज होती है, धर्म बहुत पवित्र चीज है अगर जो धर्म मानता है। इसलिए मैं, और अखिलेश यादव की बात मैं कह दूं, अखिलेश यादव कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था हम तुम्हारी नहीं मानते जी। तो वो कह रहा है क्या बुरा है वर्ण व्यवस्था में? अरे तुमको ये नहीं पता वर्ण व्यवस्था में क्या बुरा है? तो कहे कि ये शूद्र उद्र हम नहीं है। तो कह रहा है कि अखिलेश यादव जी ने बोला कि तुम बन जाओ शूद्र, तो कहा कि हाँ मैं शूद्र हूं, मैं सेवा करता हूं। बताइए वो कहीं से शूद्र है? उसका नाम अनिरुद्धाचार्य तिवारी है। हाँ, लोग तो लिखते हैं सोशल मीडिया पर कि बस ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी क्या था, मुझे नहीं पता, मैं उसमें जहां ज्ञान नहीं है मैं नहीं बोलूंगा। पता नहीं खलासी लोग लिखते हैं, पता नहीं क्या लिखते हैं भाई, वो जाने। बड़ा सा आश्रम बना लिया है, सब कुछ अच्छा है, लाइव चलता है, 11 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, कथा चल रही है, बढ़िया। एक वीडियो में देखा कि उसी में बगल में बैठा व्यक्ति कह रहा था कि तुम गलत कथा कह रहे हो। हम बगल में बैठा और वो मिमिक्री में रील्स बनाता है, अलग अलग मस्करी करती है। नहीं, जो अखिलेश जी को जवाब भी दिया, मैं वही कह रहा हूं कि वो, और अखिलेश जी ने कहा कि शूद्र में मतलब क्या नाम है, तो कहा कि वर्ण व्यवस्था में बुरा क्या है? तब उन्होंने कहा कि अच्छा छोड़ो, तुम कथा कहते हो, बताओ कृष्ण का पहला नाम क्या था जो उनके माता ने जब दिया तो क्या नाम रखा? तो कहा आए बाएं, ये वो कन्हैया, इनके बहुत नाम है ये वो। अखिलेश जी ने कहा चलो यही हमारा तुम्हारा रास्ता अलग है। एक नेता, ह्यूमर का, विट का नेता यही तो बोलेगा। उसने बाकी लोगों को बता दिया कि देखो इसको कोई ज्ञान नहीं है जिसकी कथा कहता है। कृष्ण कथा कहता है ना, उसको कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारा रास्ता अलग है भाई, तुम जाओ कथा सुनाओ, तुम जाओ ऐसे ही बिना ज्ञान की बातें बोलो। हम चलेंगे संविधान के आधार पर, देश बनाएंगे, एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समता न्याय का देश बनाएंगे। अखिलेश यादव का यह रास्ता है। बाद में उसने वीडियो बना करके कहा कि मुसलमानों को ये नहीं बोल सकते, राजा को प्रजा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम प्रजा हो, तुम तो बीजेपी के एजेंट हो, मैंने 3 सैंपल देकर के साबित कर दिया। तो जब तुम बीजेपी के एजेंट हो तो तुमने योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक शब्द ऐसा बोला इस भाषा में कि अयोध्या में जमीन का घोटाला क्यों हुआ? एक बार भी तुमने बोला?
बीबीसी रिपोर्ट दे रही है कि महाकुंभ में 82 लोगों के मारे जाने का सबूत है, सरकार 30 कह रही है। तुम संत हो ना, तो संत सब कई बार वहां सवाल उठा रहे थे कि गड़बड़ हो रहा है, राजनीति धर्म में हस्तक्षेप कर रही है। तुम बोले, ये बागेश्वर धाम वाला एक बार भी बोला। ये सारे बीजेपी के एजेंट हैं, इसलिए मैंने 3 सैंपल दे दिए। अखिलेश यादव जहां कह रहे हैं, कमाल की बात है, इस देश के बहुजनों की बात है जो अखिलेश यादव कह रहे हैं। शूद्र उद्र कोई नहीं है, इस देश के कमेरा मेहनत का शावाम इस देश के बनाने वाले हैं। किसान, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, तमाम जातियां, प्रजापति, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, ये कितनी कमेरा जातियां हैं, उनको तुम कहते हो शूद्र हैं। ये वर्ण व्यवस्था फ्रॉड है, इसलिए इस तरह के फ्रॉड लोगों को पहचाना जाना चाहिए। जी, आप जब ये बात कह रहे हैं, मैं इसी से जुड़ी हुई बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी का जो कुछ लोगों ने बोला कि जो पीडीए का फार्मूला है वो लक्ष्मण यादव जी ने दिया है, और लोग ये भी बोलते हैं कि ये आरोप है, मैं इसमें कोई सच्चाई है उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। लोग ये बोलते हैं कि आपने उनको पीडीए का फार्मूला दिया, आप जब से जुड़े हैं उनकी भाषा बदल गई है। लोग कहते हैं कि आप अखिलेश जी का भाषण लिखते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अगर ऐसा हो तो मैं अपने को बहुत अच्छा मानूंगा कि एक अच्छे नेता के साथ इतना करीबी रिश्ता बने, एक बात। दूसरी बात कि जिस नेता के पास समाजवादी विरासत पिता से मिली हो संघर्षों की, जी, और 25 साल जिसने भारतीय राजनीति के क्रूरतम, निकृष्टतम, अनैतिक दौर में सियासत की हो, अपनी मृदुता से, मृदुभाषिता से, संयम, सौम्यता से, मुस्कुराते हुए, जो 5 साल सरकार चला चुके हैं, जिसने इतना आलिशान काम किया कि आज भी लखनऊ में खड़ा होकर के कोई काम जब गिनाता है तो आप या तो आदरणीय बहन जी याद आती हैं या अखिलेश जी याद आते हैं। विजनरी लीडर हो, उसका कोई और भाषण लिखिएगा, ये बात ही अपने आप में हास्यास्पद है। मुझे मौका मिला, उन्हीं ने मौका ये दिया अपने आसपास कुछ समय गुजारने का, और मैंने बहुत करीब से देखा कि कमाल का विश्व दृष्टि वाला वो शख्स जिसके पास वैश्विक समाजवाद का एक विजन है, ग्लोबल लेवल पर कैसे डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, इसका एक विजन जिस व्यक्ति के पास है, और जिसने 5 साल यही किया अपने सरकार में, और तभी ना बाद के इंटरव्यू में बोला कि मैं तो अपने को अगड़ा समझता था, बीजेपी वालों ने पिछड़ा बना दिया, हमारा घर गंगा जल से धुलवाया। जी भाई, अगर हम प्रोग्रेसिव रहते तो हमने जाति देकर कोई काम नहीं किया। फिर विपक्ष में रहते हुए, मैं फिर से कह रहा हूं, आजाद भारत के सबसे निकृष्टतम पॉलिटिकल अपोनेंट के सामने अखिलेश यादव काम कर रहे थे, तो उनका पीडीए उनके विचार से ही निकला है। कोई ये नहीं कह सकता कि किसी और ने पीडीए दिया है। हम वहां खड़े हैं और उनकी भाषा में वो दिखता है तो लोग जोड़कर ऐसी बात कह देते हैं। मैं समझता हूं कि अखिलेश जी के पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लिखने पढ़ने वाले लोग हैं जी, पुराने लोग हैं। हम तो अभी 1-2 साल की बात है, लेकिन मैंने जितना करीब से देखा कि ये इवॉल्वमेंट, ये एक नए किस्म के अखिलेश यादव का जो उभार है, ये भारतीय राजनीति के लिए जो शुभ है, उम्मीद भरा है, ये खुद का उनका है। उन्होंने अपने विचार को मांझा है, भारतीय राजनीति को समझा है, विपक्ष में रह करके बहुत करीब से भाजपा और आरएसएस की पॉलिटिक्स को समझा है, सामाजिक न्याय के विचार को खूब पढ़ते हैं। मैंने कई बार खुद किताबें भेंट की हैं, और जब भी कोई किताब ले जाइए तो आपसे पूछेंगे कि इस किताब में क्या। नेताजी कई बार ये काम करते थे, नेताजी अपने युवाओं को कह देते थे कि कौन सी किताब पढ़े समाजवाद पे बताओ, अखिलेश जी करते हैं। तो ये जो पीडीए है, ये उनके अपने वैचारिक पड़ाव का एक प्रतीक है। हम उस पीडीए के साथ शामिल हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वैचारिक जुड़ाव पर अखिलेश यादव इस देश को एक उम्मीद पैदा कर रहे हैं कि देश अगर सुरक्षित होगा तो संविधान से होगा। उनका भाषण वो खुद लिखते हैं, सारी तैयारी वो खुद करते हैं, और लोगों से संवाद करते हैं, सीखते हैं। वो योगी आदित्यनाथ और मोदी जी से भी सीख लेते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो पत्रकारों से सीखते हैं और वो जनता से सीखते हैं। तो ये लोगों का भ्रम है। मैं तो ये कहता हूं कि वो बड़े लीडर हैं। मैं उनके आपने बहन जी का नाम लिया। लोग ये बोलते हैं कि आपको बसपा के लोगों ने मंच दिया,
और सबसे ज़्यादा आपको दलित समाज के लोग, जो मेरा भी ऑब्जर्वेशन है कि वो लोग एक नायक के रूप में आपको देख रहे थे। अचानक आपने समाजवादी पार्टी के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया, तो लोगों ने बोला कि भाई ये तो ठीक नहीं है, इन्होंने एक पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो क्या लक्ष्मण यादव जी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं समाजवादी पार्टी? नहीं, विचार का साथ है, वही पीडीए। जी उस पीडीए ने ये उम्मीद जगाई कि जब फैसले की घड़ी हो, जी आपको पक्ष चुनना है कि या तो आप संविधान विरोधियों के खेमे में खड़े हैं या संविधान बचाने वालों के पक्ष में खड़े हैं। 2024 का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं था। 2023 के दिसंबर में मेरी नौकरी गई। आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर लोगों ने बिना मेरिट देखे, बिना मेरी काबिलियत देखे, पूर्वाग्रह में कि ये आरएसएस के खिलाफ बोलता है, इसको नौकरी से निकाल दो, ताकि एक मैसेज जाएगा, डर जाएगा, चुप हो जाएगा। लेकिन निकाले तो हजारों लोग गए थे। हजारों नहीं गए, कुछ 100 लोग गए। जी कोई और बोला ही नहीं तो मैं क्या करूं। जैसे कई लोग कहते हैं हाँ। कि आपके साथ भी कई लोग निकाले गए, जबकि हकीकत ये नहीं है। कई पॉडकास्ट में बोल चुका हूं। हाँ जैसे मेरे विभाग में 6 लोग काम कर रहे हैं, जी तो एक ही लेटर पर सबको कहा गया कि टर्मिनेट किया जा रहा है, जी लेकिन मैंने सबका नाम हटा दिया, क्योंकि दूसरे की प्राइवेसी पर आप क्यों वो करेंगे। उन सारे लोगों का आज भी उसी कॉलेज में कोई पता लगा ले, सब परमानेंट हो गए मुझे छोड़ के। ये क्यों नहीं देखते सब? जी तो हटा कर ज्वाइनिंग सबको इंडिविजुअल कराया गया। कुछ और लोग निकले डीयू से, कोई नहीं बोला, क्योंकि सबको ये डर था कि बोलेंगे तो अगली बार नौकरी नहीं मिलेगी। हमने यह तय किया था कि नहीं, बोलूंगा, भले नौकरी मिले या जाए, जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। और बोलना किसके खिलाफ है? और सच बोलना है। जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, जो धार्मिक सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, और जो इस तरह के, वो झूठे हैं। और इन झूठे मक्कार लोगों से किस बात का डर? इसलिए हमने ये बात चुनी। कोई और डीयू में बोला ही नहीं। आज भी तो बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हैं, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता। सिस्टम ने उनको डरा रखा है। हमने कहा कि हम डरेंगे नहीं। एक तो ये बात। दूसरी बात कि बसपा के लोगों ने मंच दिया, ये मतलब ये ठीक नहीं है। जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपना नायक माना है, उन्होंने मंच दिया जी। और मैं पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता हूं। और उन्होंने इस बात के लिए भी मंच दिया कि एक ओबीसी समाज से आने वाला व्यक्ति, एक यादव टाइटल लगा हुआ व्यक्ति, इतनी ईमानदारी से बाबा साहब पर बात कर रहा है। तो उन बहुजन समाज के, उस खासकर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, वे देश भर के लोग, जिनको इस बात का इंतजार था कि मान्यवर कांशी, जो डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर मिल करके ओबीसी एससी एसटी को एक करना चाहते थे, मान्यवर कांशीराम जिसको एक करना चाहते थे, कोई ओबीसी का व्यक्ति जब अंबेडकर पर बोलेगा तो ओबीसी सुनेगा। एक कॉमन सेंस बना हुआ है। बाकी लोग बोलेंगे तो कहेगा अरे भाई दलित समाज के हैं, इनके तो अपने हैं ही, इनको तो आरक्षण दिया अंबेडकर ने। जब लक्ष्मण यादव ने बोला, देश को समझाया कि पिछड़ों तुम्हारे लिए बाबा साहब ने ये किया, महिलाओं तुम्हारे लिए ये किया, आर्थिक रूप से ये किया, पत्रकारिता में ये किया, तो बाबा साहब मेरे नायक हैं। तो ओबीसी समाज के भीतर वो विचार धीरे धीरे गया। मंच उनका, विचार हमारा, साझा विचार। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि चलिए आपको लोकप्रियता मिली, तो लोकप्रियता तो विचार के नाते मिली, और विचार आज भी वहीं खड़ा है। लक्ष्मण यादव अखिलेश जी के मंच पर भी खड़े होकर के बाबा साहब और लोहिया की बात करता है। एक लाइन समझौता नहीं किया, एक पुराना ट्वीट डिलीट नहीं करना पड़ा, यानी विचारों समझौता मैंने नहीं किया। अब दूसरी बात कि अंबेडकर की बात करते तो बसपा में क्यों नहीं गए? क्या देश के बसपा के वे सारे हमारे मित्र इस बात का जवाब देंगे कि बाबा साहब के नाम पर केवल एक पार्टी बसपा बनी, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया क्या थी? महाराष्ट्र में कितनी पार्टियां हैं? वो सारे आपस में क्यों लड़ रहे हैं? दलित पैंथर से निकले लोग, एक चले गए शिवसेना में, एक चले गए बीजेपी के साथ अलायंस कर लिए, एक वहीं रह गए। इसी उत्तर प्रदेश में, दूर का छोड़ दीजिए, आदरणीय मायावती जी की एक पार्टी है बसपा, और दूसरी पार्टी बन गई आजाद समाज पार्टी। दोनों के आइकॉन बाबा साहब अंबेडकर, दोनों कांशीराम जी को याद करते, दोनों आपस में लड़ते। तो कोई एक विचार एक पार्टी से नहीं बंधा होता। विचार जहां भी होगा, वैचारिक व्यक्ति वहां खड़ा हो सकता है। तो विचार के नाते मैं पीडीए में जब देख रहा हूं कि डॉक्टर लोहिया के साथ डॉक्टर अंबेडकर हैं, और मुझे ये लग रहा है कि संविधान बचाने की ज्यादा संभावना मुझे वहां नजर आ रही है, जो 2024 के आम चुनाव में साबित हो गई, मैं वहां खड़ा हूं। मुझे विचारों से समझौता नहीं करना पड़ा, ना अपने समाज और पुराने भाषण से एक चीज में बदलाव लाना पड़ा। मैं आज भी वहीं खड़ा हूं। इसलिए मैं उस बातों का, और मैं बसपा के अपने तमाम मित्रों का जवाब ही नहीं देता। वो बहुत सारी बातें कहते हैं। मुझे लगता है कि मेरी लड़ाई किसी बसपा के या आज़ाद समाज पार्टी के या बाकी लोगों से नहीं है। मेरी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी से है। मैं उनसे देश को बचा लूं, ये तो अपने हैं।
और अपने लोगों की दो चार बातें सुन लेना चाहिए, तार्किक हो ना हो, तथ्यात्मक हो ना हो। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। डॉक्टर लक्ष्मण जी, मैंने एक्स पे ट्वीट किया था और उस पर बहुत सारे सवाल आए हैं। किसी ने पूछा है कि ये कौन लोग हैं जो आपको गाली देते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि किसी ने बोला कि लक्ष्मण यादव का चश्मा कितने का है? चश्मा, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब कैसे दूसरों पे बात करते हैं कि ये लोग हवाई जहाज़ में चल रहे हैं, लेकिन वो खुद महंगी चीज़ें पहनते हैं, रखते हैं। हाँ, पहनना चाहिए। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर तो सूट बूट पहनते थे जी और ये एक प्रतिरोध था। जी बाबा साहब अम्बेडकर उस जमाने में प्रतिरोध के प्रतीक बने, जिस जमाने में लोग कहते थे कि वस्त्र त्यागने का प्रिविलेज मेरे पास नहीं है, मेरे समाज के पास नहीं है। जी मेरे समाज को तो भर बदन लिबास ही नहीं मिला। तो प्रोटेस्ट का अपना अपना तरीका होता है और अच्छा पहने। मुझे मेरे आइकॉन मतलब महात्मा कबीर को देखता हूं तो तेवर नजर आता है, और ज्योतिबा फूले को देखता हूं तो हर फोटो में वो यूं पैर करके रखे बैठे। भीख मांगने वाले नहीं, मेहनत करके अपने श्रम से और सम्मान से अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना और अच्छा दिखना, ये हमारी लड़ाई है। दूसरी बात ये कि गाली देने वालों को क्या कहेंगे? वो मेरे चाहने वाले लोग हैं, कम से कम सुनते तो हैं। उनको मेरी बात पसंद नहीं आती होगी तो गाली देते हैं, क्योंकि शायद गाली के अलावा और कोई बात उनके पास कहने की है नहीं। धमकी देना, गाली देना अच्छा होता कि जैसे वो काउंटर क्वेश्चन करते। जैसे आपने क्वेश्चन किया कि भाई तुम ये तो ठेके पर प्रोफेसर थे, तो मैंने उसका जवाब दे दिया। जैसे वो कहते कि धर्म विरोधी है, तो मैं पूछूंगा कि एक सबूत निकाल के दिखाओ। मैं वही पूछ लेता हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि लक्ष्मण यादव ब्राह्मण विरोधी, सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी हैं। क्या आप वाकई में हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपने बुद्धिज़्म अपना लिया है क्या? नहीं, देखिए, मैं अभी भी धर्म बुद्धिज़्म का एक अलग चैप्टर है। जब इस दुनिया भर में, केवल भारत में ही नहीं, दुनिया भर में फेमिनिस्ट मूवमेंट खड़ा हुआ, तो महिलाओं ने जब अपने हक की आवाज़ बुलंद की, तब भी लोग ये कहते थे कि पुरुष विरोधी हैं सब। जी, उनको पता ही नहीं कि जेंडर जस्टिस क्या है। गरीब जब अपने हक के लिए लामबंद हो जी, तो उसकी लड़ाई को आप ये कहते हैं अमीर विरोधी है। जी, जी, किसान मजदूर अपने श्रम का लागत मांगना चाहे तो तुम कह दो कि ये पूंजीपति विरोधी है। जी, इस तरह से अगर देखना है तो लक्ष्मण यादव को कोई भी विरोधी घोषित कर दो। कई बार मुझे फोन आता है तो मुझे लोग कहते हैं आप ब्राह्मणों का विरोध क्यों करते हैं, तो मैं कहता हूं कि मैं देखो पढ़ा लिखा आदमी हूं जी, और मेरी सारी डिग्रियां ओरिजिनल हैं, तो मुझसे थोड़ा सा तथ्य और तर्क के साथ बात कर लो। अभी फोन रखो और 3 पॉइंट मेरे किसी भाषण में, मेरे किसी ट्वीट में, मेरे किसी भी जगह पर ब्राह्मण के विरोध में जो मैंने 3 बातें कही हैं विथ रेफरेंस मुझे बता दो। धर्म के विरोध में मैंने 3 बातें जो कही हैं वो मुझे बता दो, और सनातन के विरोध में कोई बात कही है तो बता दो। अब दोबारा कोई ऐसा फोन नहीं आता। ये सारे वे लोग होते हैं जिनको कर्मकांड और पाखंड पर कबीर का दोहा पढ़ना धर्म विरोध लगता है, तो मैं क्या करूं? कांवड़ यात्रा में पत्रकार जो कांवड़ की सपोर्ट कर रहे हैं टीवी पर बैठकर, उनका बेटा बेटी क्यों नहीं गया? बीजेपी के नेताओं का बेटा बेटी क्यों नहीं गया? उनका बेटा बेटी विदेश में पढ़ रहा है। ये सवाल पूछना धर्म का विरोध तो नहीं हुआ? जी, और इस तरह से लोग तर्क पर बात नहीं करना चाहते, वो आपके तर्कों का जवाब नहीं देते हैं तो उसको किसी और दिशा में डाइवर्ट कर देते हैं। जैसे अखिलेश यादव ने कहा ना उसको कि तुम जब नाम ही नहीं ले पा रहे हो, कृष्ण का पहला नाम क्या है, तो जाओ भाई तुम्हारा रास्ता अलग। तो ये सारे गाली देने वाले, ये इस तरह के सवाल पूछने वाले कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूं, एक जगह मेरा ब्राह्मण विरोध का एक चीज दिखा दे। ये बात कहना कि मेरे विश्वविद्यालय में 97% केवल ब्राह्मण क्यों है, ये ब्राह्मण विरोध नहीं है। मेरा ये सवाल है कि मेरे विश्वविद्यालय के 100 प्रोफेसरों में 100 डाइवर्सिटी के लोग होने चाहिए। किसान, कुम्हार, लोहार, प्रजापति भी होना चाहिए, चौरसिया भी होना चाहिए, कुर्मी और कोयरी भी होना चाहिए, अहिर भी होना चाहिए, महिलाएं भी होनी चाहिए, तब एक इंक्लूसिव विश्वविद्यालय बनेगा। तो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के विरोधी नहीं हो। ये बात ये कि समानता और न्याय होनी चाहिए, ये इसका जवाब है। जी, आप चाहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी से कहिएगा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या वो रोक पाएंगे? संविधान रोकेगा। जी, मैं कह रहा हूं कि संविधान के किताब के आखिरी हर्फ भी अगर बचे रहेंगे और संविधान को हाथ में लेकर लड़ने वाले आखिरी के कुछ लोग बचे रहेंगे, तो उसमें लक्ष्मण यादव शामिल रहेगा और इस तरह के संविधान विरोधी तमाम चीजों को रोकेगा। भविष्यवाणी और पर्ची बनाना मेरा काम नहीं है, इसलिए भविष्यवाणी नहीं करूंगा। जी, आप सवाल तो बहुत हैं। हाँ, पूछिए ना एक दो और। हाँ। एक दो और सवाल पूछ लेता हूं मैं।
कुछ लोगों ने बोला है कि जो चश्मा आपका है वो किस ब्रांड का है, वो जानना चाह रहे हैं। चैट जीटीपी एआई और चैट स्कैन जीपीटी, करके तमाम चीज़ें अब बता देता है, जी तो वो भी थोड़ा मेहनत करें, सारा मैं ही क्यों बताऊं। जी और जैसे ये मेहनत करके पूछना चाहिए कि लक्ष्मण यादव केंद्र में क्यों है। जी खटकता उन्हें हर वो आदमी है जो अपने समाज को जगा रहा है, जी जो जागरूक कर रहा है सवाल करने के लिए, अपने हक अधिकार को जानने के लिए। इसीलिए लक्ष्मण यादव की नौकरी छीन लो, लक्ष्मण यादव को दिन रात गाली दो, अपने ही समाज के लोगों को खड़ा कर दो उनको गाली देने के लिए, तो उनके खिलाफ तो मैं बोलूंगा नहीं। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए, लेकिन वैचारिक लड़ाई लक्ष्मण यादव लड़ रहा है, और वैचारिक लड़ाई लड़ने वाले से सबको खतरा होता है। अगर मुझे सांसद विधायक का लड़ाई लड़ना होता तो हो सकता है मुझसे उतना वो नहीं डरते। मुझसे इसलिए डरते हैं कि सांसद विधायक को तो लिमिटेड लोग जानते हैं, ये तो पूरा देश में घूम रहा है, केवल अंबेडकरवादियों के मंच पर नहीं, आदिवासियों के मंच पर जितना लक्ष्मण यादव को सुना जाता है। अभी आदिवासी 9 अगस्त आ रहा है, अब देखिएगा देश भर के आदिवासियों में लक्ष्मण यादव आदिवासियों की बात करते नजर आएगा। ओबीसी मंचों पर मैं मिलूंगा, जेंडर जस्टिस के लिए हम लोग लिखते पढ़ते हैं, कल को पर्यावरण बचाना है तो भी हम ही लोग बचाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को भी उसका लाभ लेना है। जी, इतने सवाल हैं, लगभग 200-250 सवाल हैं। अब इसमें बहुत सारे साथी नाराज होंगे जिन्होंने व्हाट्सएप पर भी भेजा है कि जरूर पूछना, 10-10 सवाल लोगों के, छोटे छोटे कोई सवाल हो तो पर थोड़े से पूछने मुश्किल हैं, टाइम का थोड़ा है। तो मैं बस एक सवाल आपसे ये पूछ लेता हूँ कि समाजवादी पार्टी आप कब ज्वाइन कर रहे हैं? मैं विचारधारा के साथ, मेरे पिताजी समाजवादी थे, और मैं जब अपने आइडिया ऑफ इंडिया को देखता हूं तो हजारों साल के इतिहास का मूल ही समाजवाद है। जी न्याय, समता, संपन्नता, सहअस्तित्व, जी सेकुलरिज्म, जी इस लिहाज से मैं समाजवादी हूँ। जी ये मूल्यों के हिसाब से, विचार के लिहाज से समाजवादी हूँ। अखिलेश यादव जी ने पीडीए जो दिया है, उस पीडीए के लिहाज से तो मुझे लगता है कि मेरा विचार उनका विचार एक है, तो मैं तो उन्हीं के साथ खड़ा हूँ। तो चुनाव लड़ने की अगर बात होगी तो उचित समय पर राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे, तो हम बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होना हमें कबूल नहीं है। हम राजनीति करेंगे और अच्छी करेंगे। मैं अंतिम में कुछ सवाल पूछता हूँ, एक शब्द में उनका उत्तर देना है। अगर मैं पूछूं कि अखिलेश यादव, संविधान सम्मत उम्मीद का नाम। जी मायावती जी, एक ऐसी इमोशन वाली नेता जिसने आज़ाद भारत के राजनीति को बदल दिया। जी राहुल गांधी, कांग्रेस के अतीत को सुधारते हुए एक बेहतर भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। जी आरएसएस, भारत की भारतीयता और संविधान के खिलाफ एक ऐसा विचार जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सब कुछ देना जी चाहता संविधान, है। भारत को सबका भारत बनाने का सपना। जी आरक्षण, एक ऐसी नीति आरक्षण जिसने सबसे कम वक्त में दुनिया के सबसे बड़ी आबादी की जिंदगी में आमूलचूल बदलाव ला दिया। जी अगर मैं ये पूछ लूँ आपसे कि मेरिट क्या है? मेरिट एक ऐसा फ्रॉड कॉन्सेप्ट जिसके नाम पर मेरिट विहीन लोगों ने मेरिटधारियों को एकलव्य बनाया और द्रोणाचार्यों के हाथों किसी और को ओहदे सौंपते चले गए। जी बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। मैं दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि लक्ष्मण जी से जो बातचीत हुई है, आप में से बहुत सारे लोग नाराज़ होंगे क्योंकि इतने सवाल आए थे जो मेरे लिए पूछना संभव नहीं था। लगभग 200 से अधिक सवाल हैं। तो लक्ष्मण जी के साथ एक शानदार बातचीत हुई है। मैं एक सुझाव परमिंदर को दे रहा हूं कि सारे सवालों पर एक और बातचीत के लिए हम इनको समय दे देंगे। जी बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये बोलें कि टॉक विद परमिंदर से लोग जुड़ें, क्योंकि सिर्फ टॉक विद परमिंदर में अकेले मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें मेहनत करते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ये बोलें। आप सबको मेरी तरफ से भी ये गुजारिश कि परमिंदर अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी टीम भी अच्छा काम कर रही है, तो टॉक विद परमिंदर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये बात तो प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं। जी बहुत शुक्रिया।